Yes, class. Very good morning. Welcome to KCI. होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स अपन ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ख़त्म कर चुके थे, पिछले 4 लेक्चर्स। आज अपना ये 5th लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखा था, लंग्स के बारे में पढ़ा था। आज जो अगली क्लास है अपनी, वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं थोरेसिक केज के बारे में, है ना। थोरेसिक केज कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें मिलके थोरेसिक केज को बनाती हैं, ठीक है। थोरेसिक केज, ये एरिया जो आपका चेस्ट रीजन वाला होता है ना, वो थोरेसिक केज, जिसमें ये रिब्स होती हैं, स्टर्नम, क्लेविकल, बैकबोन, ये सब मिलके क्या बनाती हैं आपके थोरेसिक केज, है ना। तो आज उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। वंस अगेन वेलकम टू KCI, ठीक है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ नॉट डन येट। अभी तक अगर नहीं किया हुआ है तो वो कर लेंगे, है ना। आज अपन क्या देखने वाले हैं भाई, थोरेसिक केज। क्लियर है? रेडी? हाँ, तो देखो थोरेसिक केज, पहली बात तो इसमें जो रिब्स होती हैं वो कितनी पेयर होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं, ठीक है ना। 12 पेयर का मतलब नंबर में कितनी हो जाएंगी? 24, यानी कि 24। क्लियर है ना। क्या कह रहा है भाई, कवरिंग्स ऑफ थोरेसिक कैविटी मेक्स थोरेसिक केज, यानी कि जो आपकी ये थोरेसिक कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर थोरेसिक कैविटी होती है। इसी थोरेसिक कैविटी को जो चीजें कवर करती हैं वही मिलके क्या बनाती हैं भाई, थोरेसिक केज बनाती हैं, ठीक है। अब क्या क्या चीजें मिलके बनाती हैं वो देख लेंगे। क्या लिखा है, एंटीरियर सरफेस। पहले तो मैं आपको बता दूं, एंटीरियर सरफेस का मतलब जैसे ये चीज है, एंटीरियर का मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब होगा नीचे वाला, डोर्सल का मतलब होगा ये पीछे वाला, पीठ वाला, है ना। वेंट्रल का मतलब होगा ये आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एंटीरियर सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, क्लेविकल बोन एंड नेक। एंटीरियर सरफेस थोरेसिक कैविटी, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, कैविटी। एंटीरियरली यानी ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है आपका, क्लेविकल बोन्स और नेक, आपकी ये गर्दन और क्लेविकल बोन। आपकी जो एक कॉलर बोन होती है ना, यही होती है क्या, क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन को और क्या क्या नाम से जानते हैं अपन, कॉलर बोन, और दूसरा एक और ब्यूटी बोन, ठीक है ना भाई। कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी कहा जाता है ना। इस तरफ भी और इस तरफ भी। और नेक, आपकी गर्दन प्रेजेंट होती है कहां पे, एंटीरियरली, ठीक है। पोस्टीरियरली यानी नीचे की तरफ बात करें तो क्या प्रेजेंट होता, डायफ्राम। क्या प्रेजेंट होता, डायफ्राम। डायफ्राम ही वो एक सेप्टम है, वो एक मसल है जिसमें रेडियल मसल प्रेजेंट होती हैं। वो एक दीवार है जो बांटती है दो अलग अलग चीजों में। कैसे, जो डायफ्राम के ऊपर की तरफ का हिस्सा होगा वो थोरेसिक कैविटी हो गई, जो नीचे वाला होगा वो क्या हो जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी। कल भी बताया था आपको, ठीक है ना भाई। पोस्टीरियर सरफेस में डायफ्राम हो गया आपका, क्लियर है। और जो डोर्सल सरफेस आपका पीछे वाला हिस्सा, पीठ की तरफ का, डोर्सल सरफेस में क्या आपका, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स, ठीक है। आपकी जो ये बैकबोन है ना, वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ वो होगी, और इसी बैकबोन से आपकी ये रिब्स जुड़े हुए होंगे, है ना, पसलियां, रिब्स, ठीक है। अब आइए आगे की तरफ, वेंट्रल सरफेस। आगे की तरफ आइए, वेंट्रल सरफेस में क्या है प्रेजेंट होगा, पीछे की तरफ बैकबोन होती है, वही रिब्स आगे की तरफ कौन सी बोन से जुड़ी होती है, स्टर्नम से। और क्या है, रिब्स होगी आगे की तरफ। ये आपकी ये चेस्ट बोन है ना, जो उसको बोलते हैं स्टर्नम। इसी से आपकी ये पसलियां यानी कि रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। आपने एक टर्म सुना होगा,
अगर सुना होगा तो कहते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी होनी है किसी की, कभी सुना हो तो। ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि उसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, ये जो स्टर्नम बोन है ना, इसमें कट लगाते हैं, इसको कट करके ऑपरेट करते हैं। जब स्टर्नम को कट करके ऑपरेट किया जाए तो उसको टर्म दिया जाता है, एक मेडिकली स्पेशलाइज्ड टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं आप क्या, ओपन हार्ट सर्जरी। क्लियर है भाई? डन 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 डन, ठीक है। हाँ, तो वेंट्रल सरफेस में आपका स्टर्नम और रिब्स हो गया। अब बचा आपका लेटरल सरफेस। लेटरल मतलब आपने देख लिया ऊपर नीचे आगे पीछे, अभी अगल बगल वाली चीजें बची हुई है ना, है ना, ये आजू बाजू वाली चीजें बची हुई हैं, तो उसी को बोल रहे हैं अपन लेटरल सरफेस। तो वहां पे सिर्फ क्या होता है, रिब्स, यानी कि आपकी पसलियां। स्टर्नम से पीछे जाके कहां पे जुड़ी हुई होती हैं, ये बैकबोन में, ठीक है ना, आपके बैकबोन में जाके जुड़ी हुई होती है। ये देखो डायग्राम के माध्यम से आप देखेंगे तो ये जो देख पा रहे हैं ये वाली बोन है ना, ये वाली, यही है आपकी चेस्ट बोन या फिर स्टर्नम। क्या है ये, स्टर्नम, ठीक है ना। ये जो पीछे की तरफ की आपकी दिख रही होगी ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन, ठीक है भाई, ये आपकी क्या, बैकबोन। तो ये जो आपकी रिब्स हैं, पसलियां हैं, ये आगे की तरफ स्टर्नम में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, और पीछे की तरफ ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके बैकबोन में जुड़ी हुई हैं। क्लियर है ना? तो ये चीज होती है, ठीक है। और ये लेटरल्स की बात करें अपन आजू बाजू की, तो यहाँ पे ये क्या है भाई, रिब्स ही तो है, ये क्या है, रिब्स, है ना। रिब्स की बात करें तो ये नंबर में 24 होती हैं, 24 यानी कि 12 पेयर्स, ठीक है। तो ये सब मिलके आपका क्या बनाता है, थोरेसिक केज बनाता है भाई। ये सब मिलके क्या बनाता है आपका, थोरेसिक केज बनाता है, ठीक है ना। ये सब मिलके क्या बनाता है आपका, थोरेसिक केज बनाता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट आ गया आपका क्या, डायफ्राम, ठीक है ना। डायफ्राम के बारे में आप देखेंगे, अ मस्कुलर सेप्टम विच इज फाउंड ओनली इन मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स। ये किस में प्रेजेंट होता है, किस में पाया जाता है, ओनली इन मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैमल्स के जैसी होती हैं। एक तो डायफ्राम हो गया, और दूसरा एक और क्या होता है भाई, 4 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है इसमें, है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है ना। यानी कि हार्ट के, दिल के 4 चैम्बर क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होते हैं। बाकी सब रेप्टाइल्स में कैसे होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं, है ना। बाकी सब रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल में ही अकेला क्या होता है भाई, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और डायफ्राम भी उसमें प्रेजेंट होता है। ये एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल के अंदर बाकी के रेप्टाइल्स के कंपेयर में, ठीक है ना भाई। नॉर्मल शेप की बात करें, नॉर्मल शेप ऑफ अ डायफ्राम इज डोम शेप्ड, है ना। डोम लाइक, डोम का मतलब क्या होता है, गुंबद के तरीके आकार। ये देखिए ये डायफ्राम है आपका, ये अभी नॉर्मल शेप में ये ऐसा है ना, ये आकार बन रहा है ना, तो ये क्या है आपका, ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसा डोम शेप दिखाई दे रहा है ना, देखो, ये देखो ये बन गया आपका डोम शेप, है ना। तो ये नॉर्मल शेप है, रिलैक्स कंडीशन में है। नॉर्मल शेप ऑफ अ diaphragm is dome like which divides body cavity in 2 parts, upper thoracic cavity and lower abdominal cavity। मैंने पहले ही आपको बता दिया है क्या, कि अपर
थोरेसिक कैविटी और लोअर एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम दो कैविटीज को अलग अलग बांटता है। ठीक है, क्लियर है। देन रेडियल मसल्स आर प्रेजेंट इन डायफ्राम। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा डायफ्राम में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि डायफ्राम में रेडियल मसल्स पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल्स डायफ्राम बिकम्स flattened in shape, so volume of thoracic cavity increases in anterior posterior axis। क्या लिखा हुआ है भाई, क्या कह रहे हैं कि जब ये मसल्स स्ट्रेच होती हैं, है ना, बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल्स, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब डायफ्राम बिकम फ्लैटन, डायफ्राम ये ऐसा हो जाता है फ्लैट, है ना। डायफ्राम कैसा हो जाता है आपका, ये फ्लैट हो जाता है जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब ये फ्लैट हो जाएगा यानी कि डायफ्राम इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ खिंच जाएगा। जब ये डायरेक्शन नीचे की तरफ ये डायफ्राम खिंच जाएगा तो यहाँ की जो अंदर की कैविटी है, अंदर की जगह है, वो ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डायफ्राम जैसे ही नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, जब अपन ब्रेथ करेंगे तो ये जगह नीचे की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है कि डायफ्राम बिकम्स फ्लैटेंड इन शेप, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, यानी कि वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी क्या इंक्रीज हो जाएगा इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। किस एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब ये ऊपर नीचे वाले इस एक्सिस में उसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। यानी कि पहले ये था, ठीक है, अब बाद में ये फ्लैट हो गया तो जगह वहां पे क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में उसका क्या हो गया भाई, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है ना। बाकी सब चीजें तो यहाँ पे क्लियर ही हैं आपको, है ना। फेरेंक्स यहाँ पे कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, लैरिंक्स साउंड बॉक्स, है ना। उसके बाद ये लंग्स वंग्स हैं, आपको बता ही दिया था कल। इसमें राइट वाले में 3 चैम्बर होते हैं, है ना, 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट वाले में कितने 2 लोब्स होते हैं, ये सब चीजें आपको बता चुके हैं। आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट आया आपका इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है ना भाई। इंटरकॉस्टल मसल्स अब होती क्या है, द स्पेस बिटवीन 2 रिब्स इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, 2 पसलियों के बीच में जो स्पेस होती है, 2 पसलियों के बीच में जो ये जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं। और इसी स्पेस के बीच में जो मसल्स होती हैं उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, स्पेस बिटवीन 2 रिब्स इज कॉल्ड intercostal space in which 2 types of muscles are present, external intercostal muscles and internal intercostal muscles। अब ये मान लो आपकी 2 रिब्स हैं, इनके बीच में स्पेस है, इंटरकॉस्टल स्पेस हो गई। ठीक है, इनके बीच में जो मसल्स है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। अब जो मसल्स अंदर की तरफ हैं उसको बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो मसल्स बाहर की तरफ हैं उसको बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करें, बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल्स, बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल रिब्स एंड स्टर्नम शिफ्ट अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, thoracic volume increases in dorsoventral axis, so they help in inspiration। भाई जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो जब बाहर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना तो बाहर की तरफ से सिकुड़ेंगी तो अंदर से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है, रिब्स एंड स्टर्नम, जब इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो रिब्स हैं और स्टर्नम है वो शिफ्ट अपवर्ड, ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। मतलब ये जो बाहर से अपन को दिखाई दे रही है, जो बाहर की तरफ होंगी ना, वही है क्या, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब बाहर की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये जो रिब्स है ना आपकी पसलियों को, और ये चेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, इसको बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचती हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करती हैं,
आपके रिब्स को और स्टर्नम को कॉन्ट्रैक्ट होके बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचती हैं, तो आपकी जब ये रिब्स ऊपर की तरफ आ जाएंगी तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा। और अंदर का वॉल्यूम जब बड़ा होगा, वहां पे स्पेस ज्यादा होगी, तो वो किस में हेल्प करता है, इंस्पिरेशन में। मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर जगह खाली हुई, जगह खाली हुई तो वो जगह भरेगी किससे, हवा से, एयर से। तो एयर उसमें भरी मतलब एयर अंदर गई तो क्या हुआ, इंस्पिरेशन हुआ कि एक्सपायरेशन हुआ, भाई इंस्पिरेशन ही हुआ। क्लियर है। तो वही चीज कह रहा है कि these intercostal muscles when contract, ribs and sternum shift upward and outward, so thoracic volume increases, thoracic का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, सो दे हेल्प इन इंस्पिरेशन। किस डायरेक्शन में, डोर्सोवेंट्रल। डोर्सोवेंट्रल मतलब ये डायरेक्शन में, आगे और पीछे वाली डायरेक्शन में। ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में क्या होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, और ये आगे पीछे होता है तो क्या बोलेंगे उसको, डोर्सो वेंट्रल। आगे की तरफ वेंट्रल बोलते हैं, पीछे की तरफ पीठ की तरफ होगा आपका तो डोर्सल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आया आपका IICM यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, EICM यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। IICM मतलब क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, EICM क्या है आपका, एक्सटर्नल, ये लिखा हुआ है। ठीक है। बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल्स, अब ये देखो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एक्सटर्नल वाला। अब इंटरनल वाला पढ़ने के पहले ही समझ लो। अब इंटरकोस्टल जो अंदर वाली मसल्स है, अब मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो अपने थोरेसिक केज को अंदर की तरफ खींचेंगी, अंदर की तरफ वो खींचेंगी तो वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा जो तो अंदर की जो जगह है, वॉल्यूम है, वो कम होगा। कम होगा तो मतलब वहां पे जो हवा भरी हुई थी उसको बाहर निकाल देगा। एक इमेजिन करो, गुब्बारे को पिचका रहे हो अगर, तो उसमें से हवा तो जाहिर सी बात है बाहर ही निकलेगी। ठीक है। तो ये जो अंदर की इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अंदर का स्पेस कम होगा, कम होगा तो वो हवा ऑटोमेटिकली बाहर जाएगी। तो ये एक्सपायरेशन में हेल्प करता है, दिस हेल्प्स इन एक्सपायरेशन। अब देख लो क्या लिखा हुआ है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल रिब्स एंड स्टर्नम शिफ्ट डाउनवर्ड। इसमें क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम क्या होती थी, शिफ्ट आउटवर्ड शिफ्ट होती थी। इसमें क्या होगा, इनवर्ड शिफ्ट होगी। और जब इनवर्ड शिफ्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, सो दिस हेल्प इन एक्सपायरेशन, सो दिस हेल्प इन एक्सपायरेशन। ये किस में हेल्प करेगी, एक्सपायरेशन में हेल्प करेगी, यानी कि सांस को बाहर फेंकने के लिए, एक्सपायर करने के लिए। क्लियर हो गई भाई, है ना। क्या चीज इंस्पिरेशन में हेल्प करती है, कौन सी मसल्स, और कौन सी मसल्स एक्सपायरेशन में हेल्प करती है। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, जरूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि इंस्पिरेशन में क्या हेल्प करती है, एक्सपायरेशन में क्या हेल्प करती है। फटाफट आंख बंद करके एक बार रिवाइज कर लो उसको। ठीक है। मान लो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है बाहर की, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो जो आपकी रिब्स है, आपकी ये स्टर्नम है, इसको बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचा तो अंदर की जो खाली जगह है, वॉल्यूम है, वो बड़ा होगा, बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ा तो वहां पे खाली जगह हो गई, और खाली जगह जैसे ही हुई, वॉल्यूम बढ़ा, वैसे ही हवा ऑटोमेटिकली ही कहां चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। ठीक है। आप इसको साइमल्टेनियसली ठीक उल्टे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट क्या होती है, ऊपर की तरफ, और बाहर की तरफ आपकी छाती आ जाती है, फूल जाती है। ठीक है। तो आप इमेजिन करो, आप जब सांस लेते हैं तो इंस्पायर होता है ना, अंदर लेते हैं सांस, इंस्पिरेशन होता है तो चेस्ट ऊपर की तरफ आती है। क्यों आती है,
क्योंकि आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही आपकी जो रिब्स है वो स्टर्नम है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ फैल जाती है, फूलती है, तो अंदर जगह खाली हो जाती है और इसीलिए वो हवा अंदर चली जाती है। ठीक उल्टा होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में, जब एक्सपायर करती हैं अपन, आपने एक्सपायर किया, हवा बाहर खींची तो छाती अंदर जाती है ना, अंदर गई मतलब क्या है, जो अंदर की मसल्स थी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है ना, वो सिकुड़ी, और वो सिकुड़ी तो उसने अपने इसको पसलियों को और छाती वाली जो ये बोन है इसको अंदर खींचा, अंदर खींचा तो ही एक्सपायर हुआ, यानी कि हवा आपकी बाहर आई, एक्सपायरेशन में हेल्प किया किसने, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में। क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये बनेगा कि विच मसल्स हेल्प इन इंस्पिरेशन, तो कौन सी मसल्स, आंसर होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। फिर अगर क्वेश्चन आया विच मसल्स हेल्प इन एक्सपायरेशन, तो आएगा क्या, इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने पास, है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेंगे अपन, ठीक है। क्या है भाई, लैरिंक्स इज मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ, पहला क्वेश्चन जो है, लैरिंक्स इज अ मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ, भाई हमेशा ही हर एक क्लास में बताया लैरिंक्स इज अ मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ किसका, ट्रैकिया का। लैरिंक्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन तो यही हो गया आपका, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, एंड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया। फेरेंक्स के बारे में बात करें तो फेरेंक्स क्या था भाई, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, ये फेरेंक्स हो गया, ठीक है। ब्रोंकस तो आप जानते ही, आपका ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था, कहाँ पे, फिफ्थ वर्टिब्रे पे, फिफ्थ वर्टिब्रे पे, है ना। इन्हीं को फिर क्या बोल दिया जाता था, ब्रोंकस बोल दिया जाता था। लंग्स के बारे में आप सब जानते ही हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, लंग्स इज ए मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, बी, ट्रैकिया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कार्टिलेजिनस रिंग्स इन ट्रैकिया आर इनकम्प्लीट एट विच सरफेस, भाई ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताया गया था कि जो ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं वो पहली बात तो सी शेप्ड होते हैं, ठीक है, और डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है ना, डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। कैसे होते हैं वो, डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन की तरफ, वॉल ऑफ अल्वेली इज कंपोज्ड ऑफ, वॉल ऑफ अल्वेली इज कंपोज्ड ऑफ, भाई अल्वेलिस की दो वॉल्स होती थी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल थी अल्वेली की वॉल वो किसके, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती थी, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, है ना, और जो इंटरनल वॉल होती थी अलवेली की वो किसकी बनी होती थी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, है कि नहीं भाई,
इंटरनल किसकी बनी होती थी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ऑप्शन देखेंगे अपन, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ये तो भाई सही है, सिंपल स्क्वैमल क्यूबॉइडल ये गलत है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड ये भी गलत है, सिंपल कॉलमनर ये भी गलत है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन ए ही है ना, क्योंकि इसमें उसने एक्सटर्नल या इंटरनल को मेंशन नहीं किया है, सिर्फ वॉल ऑफ अलवेली बताया है। तो आपका ये इंटरनल बनी होती थी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। तो यही ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज। क्या कह रहा है? द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। भाई एक चीज ढक्कन होता था ऊपर जो खाने को ट्रैकिया के अंदर यानी कि विंड पाइप के अंदर जाने से बचाता था। क्यों? ऊपर वाला पोर्शन है जो ट्रैकिया का, विंड पाइप का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसको बोलते थे अपन क्या? ग्लॉटिस। उसके ऊपर जो कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था, कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर था जो ग्लॉटिस के ऊपर रखा होता था या रख जाता था जब अपन खाना खाते हैं, उसको बोलते थे अपन एपिग्लॉटिस, है ना। तो यहां पे ये डी ऑप्शन है ना। क्या? द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फेरेंक्स तो आपको पता ही है, लैरिंक्स भी पता है, साउंड बॉक्स है ना। फेरेंक्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ग्लॉटिस ये ऊपर वाला पोर्शन है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, है ना, विंड पाइप का। लेकिन इसके किसकी बात की गई है कि एंट्री कौन बचाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो भाई एपिग्लॉटिस ही प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है ताकि उसमें खाना ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, फिफ्थ वन क्या है? इन विच पार्ट ऑफ लंग्स गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ह्यूमंस। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ लंग्स गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ह्यूमंस। कि भाई गैसियस एक्सचेंज कहां होता है? तो गैसियस एक्सचेंज कहां होता है भाई? एल्वेली में होता है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया है? ट्रैकिया एंड एल्वेलर डक्ट। चलो ये तो मान सकते हैं एल्वेलर डक्ट, लेकिन ट्रैकिया में तो होता ही नहीं है गैसियस एक्सचेंज। दूसरे में ऑप्शन में फिर से ट्रैकिया है, मतलब ये भी गलत हो गया। एल्वेलर डक्ट एंड एल्वेली, चलो ये ऑप्शन सही हो सकता है। एल्वेली एंड ट्रैकिया, फिर से ट्रैकिया आ गया, तो ऑप्शन मतलब तीन तो बिल्कुल ही गलत हो गए। एक ही ऑप्शन बचा आपके लिए, क्या? सी। तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या? कि एल्वेलर डक्ट एंड एल्वेली में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स आर। इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको पता ही है भाई, ट्रैकियल ट्यूब्स है। क्या ऑप्शन में? ये देखो आपका डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट क्या होंगे? ट्रैकियल ट्यूब्स। जनरल बॉडी सरफेस तो आपको पता है भाई, है ना। ये क्या? सिलेंट्रेट्स में होते हैं, है ना, स्पंज में, स्पंज, सिलेंट्रेटा, है ना, इसमें होता है क्या? जनरल बॉडी सरफेस होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बुक लंग्स आपको पता होना चाहिए, मकड़ियों में और स्कॉर्पियन बिच्छी बिच्छी होती ना, स्कॉर्पियन एंड सम स्पाइडर्स, यानी कि जो मकड़ियां होती है ना उसमें होते हैं क्या? बुक लंग्स। और लंग्स तो मैमल्स में होते हैं, हम लोगों में, वो आपको पता ही है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अपन ने इंसेक्ट का पूछा है, तो इंसेक्ट्स किसके होते हैं भाई? ट्रैकियल ट्यूब्स होता है इंसेक्ट में। ठीक है भाई, क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब्स होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो, इन ह्यूमन लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लोब्स। इनटू लोब्स, है ना, INTU वाला है, TW नहीं है ना, इनटू लोब्स मतलब कितने लोब्स में ह्यूमन का जो लंग्स है वो डिवाइड होता है। तो आपको पता होता है कि जो राइट लंग होता था वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है, जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है। तो ऑप्शन देख लेंगे,
3 राइट वाला और 2 लेफ्ट, बिल्कुल सही है भाई, ये हो गया, ये तो पहले ही ऑप्शन है। और बाकी का फिर भी ऑप्शन सभी किया करो, क्यों? क्योंकि कई बार मोस्ट प्रोबेबली ए ऑप्शन गलत रहता है और वही आपको लगता है कि यही सही है, इसीलिए आप बाकी के 3 ऑप्शन देखते ही नहीं है। ऑप्शन सभी देखा करो, नीट में हमेशा ही मोस्ट प्रोबेबल जो ज्यादा सही है, ठीक ऑप्शन है, वही ऑप्शन टिक किया जाता है। अभी जैसा आपका हिंदी मीडियम वालों का नीट का कंट्रोवर्सी चल रही है ना, कन्वर्जन को लेकर इशू हो गया, इस वजह से वो लोग रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं शायद, है ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ये लफड़ा चल रहा है अभी, ठीक है ना। 3 राइट एंड 2 लेफ्ट, लो सही हो गया। 2 राइट गलत बात है भाई, राइट में 3 होते हैं, ये भी गलत हो गया। 2 राइट ये गलत, 3 राइट तो ठीक है, लेकिन 3 लेफ्ट ये गलत हो गया, इसीलिए कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, एरेटोनाइड कार्टिलेज इन लैरिंक्स आर, है ना, लैरिंक्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होते थे, है ना, 4 तरह के, उसमें से क्या पूछा गया है, एरेटोनॉइड क्या होता है भाई। एरेटोनॉइड पहली बात तो क्या होता था भाई, 2 प्रेजेंट होते थे, यानी कि आ पेयर होता था, है ना, पेयर होता था पहली बात। और दूसरी बात क्या है, पायरामिडल शेप होता था, है ना, पायरामिडल शेप होता था। और तीसरा क्या, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता था, है ना। ये सब चीजें थी किसी एरेटोनॉइड के बारे में, तो इसमें देख लेंगे। क्या इलास्टिक, नहीं ये तो गलत है भाई। हाइलिन, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्सिफाइड एंड ऑल ऑफ दिस, है ना, ये सब नहीं, कुछ नहीं, ये गलत है ना। कैल्सिफाइड भी नहीं, ऑल ऑफ दिस भी नहीं, क्या ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कि किसका बना हुआ होता था, ये हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, क्या, एरेटोनॉइड, ठीक है। और क्या होता है, पैरामिडल शेप होता है, पेयर होता है इसका, यानी कि ये 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन क्वेश्चन यहाँ तक रखते हैं, खत्म होते हैं, और इसके क्वेश्चन आगे लेके आएंगे, है ना। उसके पहले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन ब्रीदिंग का मैकेनिज्म के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपना यहाँ तक के लिए रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर था, जिसमें आप लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में पढ़ा, थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़ा, थोरेसिक केज के बारे में, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है भाई। थोरेसिक केज में जो रिब्स होती हैं, वो रिब्स कितनी पेयर होती हैं आपको पता होना चाहिए। 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, 12 पेयर यानी 12 जोड़े, यानी कि नंबर की बात करें तो कितनी, 24 होती हैं, ठीक है। ये भी बता दिया था आपको, ठीक है। So that's it for today guys, thank you so much, have a good day.